हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट पढ़ा। उसमें ऑप्टिक्स में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके बाद ह्यूमन आई का कुछ पार्ट पढ़ा था। वहाँ पर नियर साइटनेस, फार साइटनेस, स्पेस बायोपिया। उसके बाद आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जो सिंपल स्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये तीनों पॉइंट को ब्रेक करके रखा गया है। इस लेक्चर का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं वो ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट है। रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स। बोला गया लाइट इज ए, पहला लेक्चर में बोले लाइट इज ए पार्टिकल नेचर। आज हम लोग पढ़ने वाले लाइट इज ए वेव। वेव कैसे होता है, वेव का स्टडी किसने किया, क्या कारण हुआ कि लाइट को वेव कह दिया गया, पार्टिकल भी कहा गया है। ये दोनों जब नेचर मिलते हैं तो वही डुअल नेचर एंड रेडिएशन बनता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। चलिए, तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स है क्या, तो बोलेंगे परिभाषा वेव ऑप्टिक्स का, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी लाइट इज ए वेव। लाइट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, लाइट इज ए वेव के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। इसका स्टार पॉइंट होगा लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा स्टार पॉइंट होगा लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो आप लोग अच्छे से नोट कर चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला जो लाइट के बारे में आता है और न्यूटन्स ने बताया था कि लाइट का जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है किसी सरफेस से बम्बार्ड होगा तो वो क्या करता है कि एक एंगल के साथ बेंड कर जाता है, मुड़ता हुआ दिखा जाता है। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या क्या कहता है कि लाइट के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, जो जैसे मान लीजिए एक सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रहा है, इसके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है इसको बोलते हैं टीनी पार्टिकल। ठीक है, इसका नाम दे दिया टीनी कॉर्पस्क्यूल्स। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या बोला कि लाइट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करता है। और ये बात भी बोला गया कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो होंगे वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूटन्स के द्वारा जो भी नियम बोला गया, जो भी स्टेटमेंट कहा गया, सारे के सारे क्या हो तो सटीक हो, सही हो। कुछ कुछ एक्सप्लेन जो है वो गलत कर दिए, कुछ कुछ जो है वर्ड गलत बोल कर चले गए। क्या क्या गलत बोले, क्या क्या सही बोले, ये आज हम लोग जानेंगे। किस कारण से न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल्यूर हो गया, आगे जाकर इनके नियमों को कुछ कुछ फॉलो हुआ, कौन सा नियम कहाँ पर क्या बोले किए, इसके चलते क्या हो गया, फेल्यूर हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अभी हमने बताया था कि वेव ऑप्टिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स इन विच स्टडी लाइट इज ए वेव। लाइट इज ए वेव, लाइट एक प्रकाश है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या कहलाएगा, ऑप्टिक्स रहेगा। दूसरी बात लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। देखिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो 1675 ईस्वी में दिया गया था, जो न्यूटन्स के द्वारा। इसमें बोला गया क्या, एवरी लाइट सोर्स इमिट टीनी पार्टिकल। जो भी सोर्स से निकलने वाले पार्टिकल है उसका नाम होता है टीनी कॉर्पस्क्यूल्स। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगा। यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट शेप एंड साइज। हर कलर का शेप एंड साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर बोला गया लाइट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। हमेशा लाइट जो होता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन में चलता है। इतना तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोला गया, किसके कारण से फेल्यूर हो गया, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को क्यों नहीं मानना स्टार्ट कर दिया। तो पहली बात आता है कि न्यूटन्स ने कुछ कुछ बातों को फॉलो नहीं किया, कुछ कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन और तीसरा पोलराइजेशन। ये तीनों बातों को एक्सप्लेन नहीं किया गया। परंतु सबसे ज़्यादा जो फेल्यूर हुआ, सबसे ज़्यादा जो न्यूटन्स का हुआ वो कब हुआ, जब 1850 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा,
जब 1850 ईस्वी में फौकॉल्ट नामक वैज्ञानिक आया, तो फौकॉल्ट नामक वैज्ञानिक जो क्या कहता है, इसने क्या बोला कि न्यूटन्स ने यहाँ पर बोल दिए कि यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ये बात सही है, परंतु ये जो न्यूटन्स बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वाटर में एयर से ज़्यादा होगा। ये सबसे बड़ा डिमेरिट न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में पाया गया, क्योंकि ये बोल दिए कि जो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। परंतु 1850 ईस्वी में फौकॉल्ट नामक वैज्ञानिक जो आया, ठीक है, फौकॉल्ट नामक जो वैज्ञानिक आया उसने क्या कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा वाटर की तुलना में। तब यहाँ से क्या हुआ, इनकी बातों को पहला डिमेरिट पाया गया जो न्यूटन्स के कॉर्पस्कुलर थ्योरी में था, क्योंकि आज हम लोग पढ़ते भी आज के दौर में कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। बात समझा? यहाँ से ये बात तो फॉलो हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि न्यूटन्स की बातों को, क्योंकि उस समय जो न्यूटन्स था वैज्ञानिक था वो अपने आप में एक गॉड कहा गया था, क्योंकि न्यूटन्स जो बात बोलते थे वही बात को मानता था लोग। परंतु ऐसा नहीं है कि आने वाला टाइम में क्या हुआ, 1850 ईस्वी में फौकॉल्ट जब प्रमाणित कर दिया कि डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन मीडियम, ये तो बात जाहिर सी बात सही है, परंतु जो होगा वो डेंसर एयर मीडियम में, अर्थात एयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा डेंसर मीडियम की तुलना में। तब धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है, उसकी समाप्ति हो गया और जस्ट आया कौन, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स नामक वैज्ञानिक है जो डच का वैज्ञानिक है, डच, ठीक है, डच में कहते हैं हॉगन्स, क्या कहते हैं, इनको पढ़ा था डच में हॉगन्स, ध्यान दीजिएगा, परंतु हम लोग डायरेक्ट में पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स वेव थ्योरी, ध्यान दीजिएगा। डच में इसको पढ़ता है हॉगन्स, हॉगन्स, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हॉगन्स, यहाँ पढ़ेंगे हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी क्या कहता है, इसका क्या क्या स्टेटमेंट है। हाइगन्स वेव थ्योरी कहता है कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। इसका मतलब, यहाँ से लोग और भी परेशान, इसका मतलब लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, इसका मैकेनिकल वेव का मतलब हुआ जिसको मीडियम की आवश्यकता होता है, जिसको मीडियम रहेगा तो स्पीड ऑफ लाइट चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगा। स्पीड ऑफ लाइट को चलने के लिए मीडियम का सख्त आवश्यकता होगा। परंतु आज के दौर में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट को मीडियम मिले तो भी सही, नहीं मिले तो भी सही, लाइट को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। इसलिए यहाँ बहुत बड़ा वोल्टेज आया। दूसरी बात क्या हुआ कि लाइट को बोलेगा लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी बात है कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का मतलब हुआ इस प्रकार से मोशन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब हुआ इस प्रकार से मोशन करेगा, स्ट्रेट सीधा। तब यहां से बहुत बड़ा समस्या भी आना स्टार्ट हो गया कि न्यूटन तो बोल दिया कि लाइट इज ए पार्टिकल इलेक्ट्रिक प्रोपागेशन, इसने तो बोला नॉन मैकेनिकल वेव, इसका मतलब मैकेनिकल वेव, तो इसका मतलब हुआ लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगा। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। सन से जब लाइट निकलती है अर्थ तक पहुंचती है तो इनके बीच क्या मीडियम ना भी होता है, तो यहाँ से बहुत बड़ा वोल्टेज आ गया। परंतु हाइगन्स वेव थ्योरी को क्यों लोग माना, क्या इसमें छुपा हुआ बात था जो इनकी बातों को लोग एक्सेप्ट किया? सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट था कि हाइगन्स वेव थ्योरी जो 1678 ईस्वी में दिया था, 1678 ईस्वी में इसने क्या किया तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को प्रूव किया, एक्सप्लेन किया। दूसरी बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव किया, वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर को प्रूव किया था। हम लोग हाइगन्स वेव थ्योरी के माध्यम से प्रूव करेंगे कोण आई बराबर कोण आर।